बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। डियर स्टूडेंट्स, हम डिफरेंट एसी सर्किट्स पढ़ रहे हैं। इस वक्त तक हमने 5 एसी सर्किट्स पढ़े। हमने प्योर रेजिस्टिव एसी सर्किट पढ़ा है, प्योर इंडक्टिव एसी सर्किट पढ़ा है और प्योर कैपेसिटिव एसी सर्किट पढ़ा है। इसके अलावा 2 कम्बिनेशनल एसी सर्किट पढ़े हैं, RL एंड RC सीरीज एसी सर्किट। आज हम एक वेरी इंपॉर्टेंट एसी सर्किट पढ़ने जा रहे हैं विच इज RLC सीरीज एसी सर्किट। बोर्ड पे मैंने बच्चों सर्किट का नेम लिख दिया है, RLC सीरीज एसी सर्किट। इस सर्किट को हम RLC सीरीज रेजोनेंस सर्किट भी बोलते हैं। इस सर्किट को हम एक्सेप्टर सर्किट भी बोलते हैं। एक्सेप्टर सर्किट क्यों बोलते हैं ये भी हम आगे जाकर डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले इसकी बेसिक स्टडी करते हैं कि RLC सीरीज एसी सर्किट में से अल्टरनेटिंग करंट जब गुजरता है तो जो सोर्स की वोल्टेज होती है वो कंपोनेंट्स की इंडिविजुअल पोटेंशियल डिफरेंस के साथ किस तरह से रिलेट करती है। आई वांट टू रिमाइंड यू when alternating current passes through pure resistive circuit, voltage and current both remain in same phase, and when alternating current passes through pure inductive circuit, voltage leads the current in the phase by pi by 2 rate, and when alternating current passes through pure capacitive circuit, voltage lags behind the current in the phase by pi by 2 rate। इसका मतलब है कि वोल्टेज और करंट सेम फेज में होते हैं रेजिस्टर के अक्रॉस। वोल्टेज और करंट के फेज में पाई बाई 2 का डिफरेंस होता है इंडक्टर के अक्रॉस भी और कैपेसिटर के अक्रॉस। फर्क सिर्फ क्या है, इंडक्टर में वोल्टेज करंट से पाई बाई 2 लीड करती है और कैपेसिटर में जो वोल्टेज होती है वो करंट से पाई बाई 2 लैग करती है। अब इसका मतलब है जब ये दोनों वोल्टेज साइमल्टेनियसली आएंगी तो फिर इंडक्टर की वोल्टेज और कैपेसिटर की वोल्टेज आउट ऑफ फेज होती है। इनके फेज में हमेशा पाई रेडियन मीन 180 डिग्री का फेज में डिफरेंस होता है। तो लेट अस स्टार्ट द RLC सीरीज। अब R स्टैंड फॉर रेजिस्टेंस, L फॉर इंडक्टेंस, C फॉर कैपेसिटर। RLC सीरीज सर्किट इज वेरी इंपॉर्टेंट सर्किट इन द फिजिक्स, इन द इलेक्ट्रॉनिक्स या इन द इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। कंसिडर करते हैं एक RLC सीरीज सर्किट एक्साइटेड बाय AC वोल्टेज सोर्स, अब वेरिएबल फ्रीक्वेंसी। जो हम AC वोल्टेज सोर्स ले रहे हैं वो एडजस्टेबल फ्रीक्वेंसी वाला ले रहे हैं। अब हालांकि इससे पहले जितने हमने AC सर्किट्स पढ़े हैं वहाँ पर हमने जो AC वोल्टेज सोर्स लिया था एक स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी के ऊपर तमाम सर्किट्स को स्टडी किया। अब हम इस सर्किट को अ वाइड रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज पे स्टडी करेंगे और सर्किट के रिस्पांस को भी वॉच करेंगे। तो कंसिडर RLC series AC. So consider a resistor of resistance R, an inductor of inductance L, and a capacitor of capacitance C connected in series with AC voltage source of adjustable frequency as shown in the diagram। बच्चों हमने RLC सीरीज एसी सर्किट कंसिडर किया है। एक रेजिस्टर ले रहे हैं जिसकी रेजिस्टेंस R है, इंडक्टर ले रहे हैं उसकी इंडक्टेंस L है, कैपेसिटर ले रहे हैं उसकी कैपेसिटेंस C है, सीरीज में अटैच हैं AC वोल्टेज सोर्स के साथ और AC वोल्टेज सोर्स एडजस्टेबल फ्रीक्वेंसी वाला, जैसा कि डायग्राम में आप देखें। जी बच्चों आपको मैंने RLC सीरीज सर्किट दिखा दिया है एक्साइटेड बाई AC वोल्टेज सोर्स ऑफ एडजस्टेबल फ्रीक्वेंसी थ्रू दिस स्विच एस शोन है। इस वक्त तक बच्चों ये सर्किट अभी कंप्लीट नहीं है, स्विच ओपन है, लेकिन जब स्विच क्लोज करेंगे सर्किट में अल्टरनेटिंग करंट फ्लो करेगा। अब चूंकि तीनों सीरीज में लगे हुए हैं तो हर कंपोनेंट का करंट सेम। हम सपोज करते हैं कि सर्किट में जो अल्टरनेटिंग करंट फ्लो कर रहा है उसकी रूट मीन स्क्वायर वैल्यू IRMS। तो जब ये करंट इस रजिस्टर में से गुजरेगा, इस रजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप आएगा जिसको हम VR लिखते हैं और ओम लॉ से इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। इस इंडक्टर के अक्रॉस पोटेंशियल का ड्रॉप VL आएगा, इसको भी हम ओम लॉ से कैलकुलेट कर सकते हैं। इस कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस VC आएगा, वो भी ओम लॉ से कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसा कि इससे पहले हमने इस पोटेंशियल डिफरेंस को प्योर रेजिस्टिव सर्किट में, इस पोटेंशियल डिफरेंस को प्योर इंडक्टिव सर्किट में, इस पोटेंशियल डिफरेंस को प्योर कैपेसिटिव सर्किट में डिस्कस किया। सर्किट की कैरेक्टरिस्टिक ये है कि चूंकि सीरीज सर्किट हम ले रहे हैं तो जो करंट है वो सर्किट में सेम होगा। व्हेन स्विच S is closed, the same
alternating current passes through the resistor, inductor and capacitor. Let RMS value of AC be IRMS. हमने कहा कि बच्चों जब स्विच क्लोज करते हैं अल्टरनेटिंग करंट गुजरता है और हर एक में से यानी रेजिस्टर में से, इंडक्टर में से, कैपेसिटर में से एक जैसा करंट गुजरता है। सपोज कर रहे हैं कि जो आरएमएस वैल्यू है अल्टरनेटिंग करंट की वो IRMS है। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रेजिस्टर that is VR, that is equal to IRMS into R। मैंने बच्चों ओम लॉ से रेजिस्टर का पोटेंशियल डिफरेंस लिखा है जिसका नाम VR है और ओम लॉ के मुताबिक IRMS into R है, यानी V equal to IR वाला एक्सप्रेशन अप्लाई। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि जो प्योर रेजिस्टर होता है उसमें जो वोल्टेज ड्रॉप है क्रॉस रेजिस्टर और जो करंट है दोनों क्या होते हैं, सेम फेज में हो। VR and IRMS both will be in same phase। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इंडक्टर, इंडक्टर का पोटेंशियल डिफरेंस भी इसको बच्चों VL हम लिख रहे हैं, दैट इज इक्वल टू VL दैट इज IRMS इनटू XL। व्हाट इज XL? इंडक्टर की रिएक्टेंस होती है, इंडक्टिव रिएक्टेंस भी बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी ऑफ AC पे डिपेंड करती है, जिसको एक्सप्रेशन भी लिखेंगे वेयर XL दैट इज इक्वल टू पाई FL, जिसको ओमेगा L भी बच्चों लिख सकते हैं, 2 पाई FL भी लिख सकते हैं। VL लीड्स बाई द IRMS इन द फेज बाई, इंडक्टर की वोल्टेज करंट से फेज में π/2 लीड करती है, और XL मैंने जो बताया है दैट इज इंडक्टिव रिएक्टेंस। अगर यहाँ पर मैं लिखता हूँ दैट इज इंडक्टिव रिएक्टेंस। इसी तरह से इस कैपेसिटर का पोटेंशियल डिफरेंस बाई अप्लाइंग ओम लॉ अगर लिखें तो पोटेंशियल अक्रॉस VC IRMS इनटू X, V इक्वल टू IR ही लगाया, ओम लॉ ही लिखा है। X ही क्या है, ये कैपेसिटर की रिएक्टेंस है, जैसे XL इंडक्टर की रिएक्टेंस है, XC कैपेसिटर की रिएक्टेंस है, ये भी फ्रीक्वेंसी ऑफ AC पे डिपेंड करती है। वेयर X 1 ओवर ओमेगा C लिख सकते हैं या 1 ओवर 2 पाई FC लिख सकते हैं, इसका नाम, इसको कैपेसिटिव रिएक्टेंस को VC लैग्स बिहाइंड द IRMS इन द फेज बाय पाई। मैंने तीनों कंपोनेंट का जो इंडिविजुअल बिहेवियर ऑलरेडी पढ़ कर आए हुए हैं उसको फ्यू सेंटेंस में डिस्क्राइब कर दिया है। मैंने बच्चों बताया कि RLC सीरीज सर्किट है, जब हम स्विच क्लोज करते हैं रेजिस्टर, इंडक्टर, कैपेसिटर तीनों में से एक जैसा अल्टरनेटिंग करंट फ्लो करता है, और अगर उस अल्टरनेटिंग करंट की हम RMS वैल्यू IRMS लें तो रेजिस्टर का पोटेंशियल डिफरेंस VR इक्वल टू IRMS इंटू R लिख सकते हैं, वोल्टेज करंट सेम फेज में होते हैं, इंडक्टर का पोटेंशियल डिफरेंस VL IRMS XL लिख सकते हैं, वोल्टेज करंट से π/2 लीड करती है, और कैपेसिटर का पोटेंशियल डिफरेंस VC लिख सकते हैं इक्वल टू IRMS XC, वोल्टेज करंट से π/2 का मतलब है हम रेफरेंस जो ले रहे हैं वो करंट ले रहे हैं, और रिलेटिव टू करंट हम फेजेस डिस्क्राइब कर रहे हैं, पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस रेजिस्टर, इंडक्टर एंड कैपेसिटर। अब अगर मैं इन तमाम के फेजर को ड्रा करूं तो अब आपको पढ़ कर आए हैं कि हम किसी भी अल्टरनेटिंग क्वांटिटी को ग्राफिकली वेक्टर में फेजर से शो कर सकते हैं। तब बच्चों यहाँ पर 3 कंपोनेंट लगे हुए हैं, तीनों का पोटेंशियल डिफरेंस है, लेकिन करंट तीनों का सेम है। इसका मतलब है कि हमें टोटल 4 फेजर ड्रा करने हैं। एक फेजर तो अल्टरनेटिंग करंट को शो करेगा, वो तो हर एक का सेम होगा, और 3 फेजर हर कंपोनेंट का पोटेंशियल ड्रा हो। इसका मतलब कि हम रेफरेंस फेजर जो लेंगे यहाँ पर RLC सीरीज सर्किट में वो अल्टरनेटिंग करंट का फेज होगा या अल्टरनेटिंग करंट का फेजर होगा। तो अगर मैं अल्टरनेटिंग करंट का फेज ओमेगा टी लेता हूँ तो VR का फेज भी ओमेगा टी होगा, लेकिन VL का फेज ओमेगा टी प्लस π/2 होगा, और VC का फेज ओमेगा टी माइनस π/2 होगा, क्योंकि अगर हम करंट का फेज ओमेगा टी ले रहे हैं तो रिलेटिव टू द फेज ऑफ करंट द फेजेस ऑफ VR, VL एंड VC वो हम लिखेंगे फेजर रिप्रेजेंटेशन में। देखें इन फेजर डायग्राम, ये बच्चों देखिए मैंने करंट का फेजर एक ही लिया है, IRMS ले लिया है, एंड विद रिस्पेक्ट टू द फेज ऑफ करंट मैंने रेजिस्टर का पोटेंशियल ड्रॉप, इंडक्टर का पोटेंशियल ड्रॉप और कैपेसिटर के पोटेंशियल ड्रॉप को फेजर रिप्रेजेंटेशन दे दी है। रेजिस्टर का पोटेंशियल ड्रॉप करंट के साथ सेम फेज में है, इंडक्टर की वोल्टेज करंट से π/2 लीडिंग है, और
कैपेसिटर की वोल्टेज करंट से π/2 लैग। अब इसका मतलब है कि जो अप्लाइड वोल्टेज है या जो सोर्स वोल्टेज है वो इन तीनों का रिजल्ट है। अगर ये तीनों सेम फेज में होती, जैसा कि हम रजिस्टर का सीरीज सर्किट पढ़ते हैं जिसमें हम मोर देन वन रजिस्टर लगाते हैं, R1 R2 R3, हर एक का पोटेंशियल ड्रॉप V1 V2 V3 लेते हैं, तो जो रिजल्टेंट वोल्टेज होती है या सोर्स की वोल्टेज होती है दैट इज इक्वल टू सम ऑफ द इंडिविजुअल वोल्टेज, और हम लिखते हैं V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। जैसा कि बच्चों आप यूनिट 12 में सीरीज कम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स पढ़ कर, लेकिन यहाँ पर पोटेंशियल ड्रॉप तो 3 है, लेकिन तीनों पोटेंशियल ड्रॉप रजिस्टर के नहीं, तीनों पोटेंशियल ड्रॉप करंट के साथ सेम फेज में नहीं। ये पोटेंशियल ड्रॉप करंट के साथ सेम फेज में है, ये π/2 लैग लीड कर रहा है, ये π/2 लैग कर रहा है। तो अगर हम तीनों वेक्टर देखें VL VC और VR, ये तीनों वेक्टर पैरेलल नहीं हैं। अगर ये तीनों पैरेलल होते, एक ही डायरेक्शन में होते, इनका फेज सेम होता, तो हम लिख सकते थे कि जो अप्लाइड वोल्टेज है या जो सोर्स वोल्टेज है वो तीनों वोल्टेज का सम है। यहाँ पर ये बात तो ठीक है कि जो सोर्स या अप्लाइड वोल्टेज है वो रिजल्टेंट है VR का, VL का और VC का, लेकिन जो रिजल्टेंट हम निकालेंगे वो वेक्टर एडिशन से कैलकुलेट करेंगे, और वेक्टर एडिशन से रिजल्टेंट निकालने का या तो हेड टू टेल रूल होता है या हम एनालिटिकल मेथड अप्लाई करते हैं जिसको हम अलजेब्रिक मेथड का नाम देते हैं। तो अगर हम देखें तो ये इंडक्टर की वोल्टेज है, ये कैपेसिटर की वोल्टेज है, ये दोनों आउट ऑफ फेज हैं। अगर ये वोल्टेज बड़ी हो इससे VC से, तो इन दोनों का अफेक्ट VL माइनस VC आएगा और इन द डायरेक्शन ऑफ VL आएगा। अगर VC ग्रेटर है VL से, तो इन दोनों का रिजल्ट VC माइनस VL आएगा और इन द डायरेक्शन ऑफ VC आएगा। अब हम कह रहे हैं कि ये VL अगर ग्रेटर है VC से, तो VL ग्रेटर VC से कब हो सकता है? ज़रा हम इन रिजल्ट्स को देखें। VL हमने ये लिखा है, VC हमने ये लिखा है, करंट तो दोनों में सेम है। फ़र्क किस चीज़ का है? रिएक्टेंस का है। इंडक्टर की रिएक्टेंस XL है, कैपेसिटर की रिएक्टेंस XC है। और अगर इंडक्टर की रिएक्टेंस XL ग्रेटर हुई किससे? कैपेसिटर की रिएक्टेंस से, तो फिर VL ग्रेटर होगा VC से। तो इन दोनों का जो रिज़ल्ट है वो VL माइनस VC आएगा, इन द डायरेक्शन ऑफ VL आएगा। इसी तरह से अगर गौर से देखें, ये XL XC से ग्रेटर कब होगी? XL 2πfL और XC 1/2πfC। इसका मतलब है कि हायर फ्रीक्वेंसी ऑफ AC पे XL ग्रेटर हो सकती है XC से, तो जो VL और VC का अफेक्ट है वो VL माइनस VC आएगा। और लो फ्रीक्वेंसी पे XC ग्रेटर हो सकती है XL से, मीन VC ग्रेटर हो सकती है VL से, तो इन दोनों का अफेक्ट VC माइनस VL आएगा और इन द डायरेक्शन ऑफ VC आएगा। तो अगर मैं इन दोनों का अफेक्ट कैलकुलेट करता हूँ बाई एज्यूमिंग कि फ्रीक्वेंसी इज़ सो दैट, मैं फ्रीक्वेंसी मीन फ्रीक्वेंसी ऑफ AC सोर्स इज सो दैट VL इज ग्रेटर देन VC। सपोज द सर्किट इज effectively inductive, that is VL greater than VC. This implies XL greater than X and VRMS be the root mean square value of AC of applied AC voltage. It will be the resultant of VL, VC and VR. अब बच्चों मैं पहली बात कह रहा हूँ कि सपोज सर्किट इफेक्टिवली इंडक्टिव है, मीन हम कह रहे हैं कि AC सोर्स की फ्रीक्वेंसी इतनी ज़्यादा है कि XL ग्रेटर XC से, VL ग्रेटर है VC से। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि VC नहीं है, VL भी है, VC भी है, VR भी है। ओ जो सोर्स वोल्टेज है या जो VRMS है, ये रूट मीन स्क्वायर वैल्यू है अप्लाइड AC वोल्टेज की, तो फिर वो जो अप्लाइड वोल्टेज है वो इन तीनों का रिजल्टेंट है। और वो रिजल्टेंट हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं किस कंडीशन पे? अफेक्टिवली इंडक्टिव सर्किट की कंडीशन पे, यानी VL को VC से ग्रेटर अज्यूम करके। जी बच्चों, मैंने
पहले वी एल और वी सी का रिजल्टेंट निकाल लिया, जैसा कि वेक्टर्स वाले चैप्टर में फर्स्ट ईयर में पढ़ कर आए हैं कि जब दो वेक्टर्स एंटी पैरेलल होते हैं उनका रिजल्टेंट लीस्ट होता है और इंडिविजुअल जो मैग्नीट्यूड्स होती हैं उनका डिफरेंस होता है। तो हमने रिजल्टेंट ले लिया है, चूँकि कंडीशन हमारी क्या है कि सर्किट इज़ इफेक्टिवली इंडक्टिव सर्किट एंड वी एल इज़ ग्रेटर देन वी सी। तो डिफरेंस मैंने इन दोनों का ले लिया, ये रिजल्टेंट ले लिया है। अब ओवरऑल रिजल्टेंट अगर कैलकुलेट करें, हेड टू टेल रूल अप्लाई अगर बच्चों करते हैं तो इस वेक्टर को रिप्लेस करें और इस वेक्टर के हेड के साथ आकर ज्वाइन करें, तो ये मैंने वी एल माइनस वी सी ले लिया है। अब ये वाला वेक्टर वी आर के हेड के साथ लगा दिया, दिस इज़ अवर फर्स्ट वेक्टर, दिस इज़ सेकंड वेक्टर, और जो रिजल्टेंट है जो कि सोर्स या अप्लाइड वोल्टेज है उसकी जो वैल्यू है वो ये वाला फेज़र शो करेगा एंड दिस इज़ एंगल थीटा, या मैं इस एंगल को फाई लिख देता। अब हम इस डायाग्राम से सोर्स वोल्टेज की जो वैल्यू है वो भी कैलकुलेट कर सकते हैं, और हमें नज़र आ रहा है कि जब सर्किट अफेक्टिवली इंडक्टिव होता है तो जो सोर्स वोल्टेज है या जो अप्लाइड वोल्टेज है वो करंट से फेज़ में लीड ही करती है, फाई लीड करती है, और फाई की वैल्यू कितनी होती है वो हम बाद में आपको बताएंगे। और अगर ये वाला सर्किट इफेक्टिवली कैपेसिटिव होता, और कैपेसिटिव का मतलब वी सी ग्रेटर होती वी एल से एट लो फ्रीक्वेंसी, तो फिर इन दोनों का अफेक्ट वी सी माइनस वी एल नीचे की तरफ होता, फिर हम वी सी माइनस वी एल इधर लेते हैं, टू टेल रूल अप्लाई करते, तो जो सोर्स वोल्टेज होती वो करंट से फेज़ में फाई लैग करती। तो इसका मतलब है कि RLC सीरीज सर्किट में जो सोर्स वोल्टेज और सर्किट का करंट है उनके फेज़ में पॉजिटिव डिफरेंस भी हो सकता है, नेगेटिव डिफरेंस भी हो सकता है, एंड एट ए पर्टिकुलर वैल्यूज़ ऑफ फ्रीक्वेंसी व्हेन VL एंड VC बिकम्स इक्वल, तो ये दोनों फेज़र का रिजल्टेंट तो ज़ीरो आ जाएगा, तो अफेक्टिवली सिर्फ क्या रह जाएगी, VR ही रह जाएगी। इसका मतलब है कि ये सर्किट अफेक्टिवली रेजिस्टिव भी हो सकता है, और रेजिस्टिव के लिए कंडीशन क्या आएगी बच्चों, VL जब किसकी इक्वल होगा, VC के इक्वल होगा। उस कंडीशन को क्या कहते हैं वो बच्चों बाद में बताएंगे, अभी जस्ट सर्किट को एनालाइज कर रहे हैं कि RLC सीरीज AC सर्किट में जब अल्टरनेटिंग करंट गुजरता है तो वोल्टेज और करंट के जो फेज़ हैं उनमें कितना डिफरेंस होता है, और जो सोर्स वोल्टेज है उसको मैथमेटिकली कैसे हम कैलकुलेट करते हैं या लिखते हैं। मैग्नीट्यूड ऑफ अप्लाइड वोल्टेज की मैग्नीट्यूड निकालें बच्चों, हमें ये राइट एंगल ट्राइंगल नज़र आ रही है, तो हम पाइथागोरस थ्योरम लगाकर इसका स्क्वायर अगर ले लें प्लस इसका स्क्वायर ले लें तो दैट इज़ इक्वल टू स्क्वायर ऑफ VRMS। तो मैथमेटिकली VRMS स्क्वायर दैट इज़ इक्वल VR स्क्वायर प्लस VL माइनस VC। सो VRMS दैट इज़ इक्वल टू अंडर रूट VR स्क्वायर प्लस VL माइनस VC होल स्क्वायर। और अगर इन टर्म ऑफ करंट लिखें तो VR को IRMS इंटू R लिख सकते हैं, VL को IRMS इंटू XL लिख सकते हैं, VC को हम IRMS इंटू XC लिख सकते हैं, जैसा कि पहले ऑलरेडी ओम लॉ अप्लाई करके लिखा था। तो IRMS कॉमन ले लें और उसको स्क्वायर रूट से बाहर ले आएँ, तो फिर ये इक्वेशन बच्चों यूँ लिखी जाएगी VRMS दैट इज इक्वल अंडर रूट IRMS इंटू R का स्क्वायर प्लस IRMS इंटू XL माइनस IRMS इंटू XC एंड होल स्क्वायर। और IRMS अगर हम कॉमन ले लें, मैं इधर लिख दूं बच्चों, तो VRMS इक्वल टू IRMS अंडर रूट R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC होल स्क्वायर। So this is the magnitude of the source voltage, applied voltage, which is the resultant of VR, VL and VC. जैसा कि mathematically it is written as VRMS equal to IRMS under root R square plus within bracket XL minus XC का होल स्क्वायर।
जी बच्चों, दिस इज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ सोर्स वोल्टेज इन RLC सीरीज़ सर्किट। अब बच्चों, फेज़र डायाग्राम में अगर हम देखते हैं तो हमें नज़र आ रहा है कि जो सोर्स वोल्टेज है वो करंट से फेज़ में एंगल फाई लीड करती है। लेकिन बच्चों, कंडीशन याद रखनी है कि इफ़ द सर्किट इज़ अफेक्टिवली इंडक्टिव, मीन कि अगर VL VC से ग्रेटर होगा तो फिर सोर्स वोल्टेज करंट से फेज़ में एंगल फाई लीड करेगी, जो कि हम कैलकुलेट करते हैं कि ये फाई की वैल्यू क्या होगी। और बाकी कंडीशनों को भी देखते हैं कि इफ़ द सर्किट इज़ अफेक्टिवली कैपेसिटिव देन व्हाट वुड हैपन, या इफ़ द सर्किट इज़ अफेक्टिवली रेजिस्टिव देन व्हाट विल बी द कंडीशन। तो वो नेक्स्ट जब सर्किट को एनालाइज करते हैं रिज़ल्ट को आप फिर जाकर देखेंगे। अभी हम देखते हैं कि इस सर्किट की जो इम्पीडेंस है वो कितनी है, और फिर उसके बाद हम ये फेज़ जो डिफरेंस है सोर्स वोल्टेज और सर्किट में फ़्लो करने वाले करंट में, उसकी वैल्यू को हम कैलकुलेट करके देखते हैं। तो इम्पीडेंस ऑफ RLC सीरीज सर्किट। बच्चों, आपको बताया कि इम्पीडेंस किसी भी AC सर्किट की जो कंबाइंड रेजिस्टेंस होती है दैट इज़ नोन एज इट्स इम्पीडेंस। इम्पीडेंस को Z से हम बच्चों डिनोट करते हैं। तो RLC सीरीज सर्किट में एक तो प्योर रजिस्टर है जिसकी रेजिस्टेंस है उसको हम कैपिटल R लिखते हैं, और प्योर इंडक्टिव है इसकी रिएक्टेंस को हम XL लिखते हैं, कैपेसिटर की रिएक्टेंस को XC लिखते हैं। तो जो रिएक्टेंस है एक्चुअली तौर पर वो इंडक्टर और कैपेसिटर की रिएक्टेंस का नेट इफेक्ट है, लेकिन जो इम्पीडेंस है वो कंबाइंड इफेक्ट है रेजिस्टेंस का और इन रिएक्टेंसेस का। तो ये इंडक्टर है, ये हमारा कैपेसिटर है। द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ रेजिस्टेंस एंड रिएक्टेंस इज नोन एज इम्पीडेंस। इट इज़ डिनोटेड बाई Z, इसको Z से डिनोट करते हैं। और मैथमेटिकली हमें पता है कि जो इम्पीडेंस होती है दैट इज़ द रेशो ऑफ रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ द सोर्स वोल्टेज टू द रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ द करंट। तो VRMS डिवाइडेड बाई IRMS दैट इज़ द इम्पीडेंस ऑफ RLC सीरीज सर्किट। तो अगर हम ये वैल्यू कैलकुलेट करें वी गेट Z इक्वल टू VRMS की वैल्यू बच्चों हमने कैलकुलेट की है दैट इज़ IRMS स्क्वायर रूट कैपिटल R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई दिस IRMS। अब बच्चों ये IRMS कैंसिल हो जाएगा, तो Z इक्वल टू अंडर रूट R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC होल स्क्वायर और फिर होल अंडर रूट हमने लिख दिया है। तो दिस XL माइनस XC इज़ द रिएक्टेंस ऑफ दिस सर्किट एंड दिस होल फैक्टर इज़ नोन एज द इम्पीडेंस ऑफ दिस सर्किट। तो इस एक्सप्रेशन को हम शॉर्टली यूँ भी लिख सकते हैं Z इक्वल टू अंडर रूट R स्क्वायर प्लस X स्क्वायर, वेयर this X which is XL minus XC is named as reactance। यानी इस सर्किट में जो रिएक्टेंस है वो XL और SC का नेट इफेक्ट है, और आपको नज़र आ रहा है कि XL और XC आउट ऑफ फेज़ हैं। अभी फेज़र डायग्राम में दिखाएंगे तो मीन के जो रिएक्टेंस ऑफ द circuit that is the difference of the inductive reactance and capacitive reactance which is denoted by X. So combined effect of R and X that is known as the impedance of RLC सीरीज सर्किट। तो अगर हम यहाँ पर इम्पीडेंस डायाग्राम बनाएं तो वो बच्चों कुछ इस तरह से बनेगी। इसी डायाग्राम को इस डायरेक्शन में रजिस्टर की रेजिस्टेंस है, इधर रिएक्टेंस है, और जो इम्पीडेंस है वो इनका
रिजल्टेंट है वेक्टोरियली है टू टे रूल अप्लाई करें और अगर हम रिजल्टेंट निकालें वी गेट द इम्पीडेंस। दिस इज एंगल सेम फाई विच इज रिटन हेयर, सो दिस इज एक्स एल माइनस एक्स सी। इट मीन्स कि जो सोर्स वोल्टेज है वी आर एम एस वो सर्किट के करंट से फेज़ में एंगल फाई लीड कर रही है। तो चूँकि हमें इम्पीडेंस सर्किट की अगर पता है और हमें एक्स एल एक्स सी या आर की वैल्यूज़ पता हैं तो हम जो फेज़ में डिफरेंस है फाई वो कंप्यूट कर सकते हैं। फेज़ डिफरेंस बिटवीन सोर्स वोल्टेज एंड करंट। तो नज़र आ रहा है बच्चों के फाई क्या है, ये फेज़ में डिफरेंस है वोल्टेज और करंट में। हम इसको टू वेज़ में बयान कर सकते हैं कि वोल्टेज करंट से फाई एंगल क्या है वो लीड कर रही है या जो करंट है वो सोर्स वोल्टेज से एंगल फाई लैग कर रहा है। तो फाई इक्वल टू tan इनवर्स। अब अगर इस राइट एंगल ट्राइंगल को देखें तो दिस इज़ द परपेंडिकुलर ऑफ दिस राइट एंगल ट्राइंगल करस्पॉन्ड टू दिस एंगल एंड दिस इज़ द बेस ऑफ द राइट एंगल triangle. We can calculate phi from the tan inverse of ratio of perpendicular to the base. So VL minus VC divided by VR. अब अगर हम इसको लिखना चाहें तो यूँ भी लिख सकते हैं tan inverse VL IRMS into XL minus VC IRMS into XC डिवाइडेड बाई वी आर यानी आई आर एम एस इंटू आर। तो बच्चों आई आर एम एस कॉमन लें नोमिनेटर से और डिनोमिनेटर वाले आई आर एम एस से अगर हम कैंसिल कर दें यू गेट द वैल्यू ऑफ फाई दैट इज़ tan इनवर्स दैट इज़ एक्स एल माइनस एक्स सी डिवाइडेड बाई। इट मीन्स अगर हमें रिएक्टेंस ऑफ द सर्किट पता हो, रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट पता हो तो हम बता सकते हैं कि जब इसमें से अल्टरनेटिंग करंट गुजरेगा तो वोल्टेज और करंट के फेज़ में कितना डिफरेंस होगा। मीन हम बता सकते हैं कि सोर्स वोल्टेज कितना एंगल करंट से लीड करेगी या करंट जो है वो वोल्टेज से लैग करेगा। अब अगर हम करंट को डिफ़ाइन कर दें तो हम वोल्टेज का एक्सप्रेशन लिख सकते हैं, या अगर हम वोल्टेज को डिफ़ाइन कर दें तो जो सर्किट के अंदर करंट फ्लो कर रहा है हम उसका एक्सप्रेशन क्या है वो लिख सकते हैं। दोनों पॉसिबिलिटीज़ क्या हैं वो मौजूद हैं कि इफ़ द करंट इन द सर्किट एट एनी इफ़ द करंट इन द सर्किट एट एनी इंस्टेंट इज I equal to Im cos omega t, then the source voltage will be then source voltage will be V equal to Vm cos omega t plus phi। अगर हम सोर्स के करंट को डिफाइन कर देते हैं कि दैट इज़ आई इक्वल टू आई एम कॉस ओमेगा टी, या सर्किट के करंट को या करंट ड्रान फ्रॉम द सोर्स को अगर हम डिफाइन कर देंगे दैट इज़ आई इक्वल टू आई एम कॉस ओमेगा टी, तो हम देख रहे हैं कि वोल्टेज क्या है इस सर्किट में एंगल फाई लीड कर रही है, देन यू कैन राइट वी इक्वल टू वी एम कॉस ओमेगा टी प्लस फाई। और अगर हम वोल्टेज को डिफाइन कर दें तो हम सर्किट का जो करंट है वो फेज़ लैग के फॉर्म में क्या है रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि अगर हम V इक्वल टू वी एम कॉस ओमेगा टी लिख दें तो फिर I इक्वल टू क्या लिखा जाएगा आई एम कॉस ओमेगा टी माइनस फाई लिखा जाएगा, क्योंकि वोल्टेज करंट से लीड कर रही है एंगल फाई और करंट लैग कर रहा है वोल्टेज से एंगल फाई। लेकिन ये किस कंडीशन पे बच्चों बात कर रहे हैं, व्हेन द सर्किट इज़ अफेक्टिवली इंडक्टिव। अदरवाइज इफ़ द सर्किट इज़ अफेक्टिवली कैपेसिटिव द सिचुएशंस वुड बी रिवर्स्ड, कि अगर हम यही इक्वेशन सर्किट अफेक्टिवली कैपेसिटिव के लिए लिखें तो आई इक्वल टू आई एम हम कॉस ओमेगा टी लिखेंगे, लेकिन वी फिर लैग करेगी करंट से तो वी इक्वल टू वी एम कॉस ओमेगा टी माइनस फाई लिखेंगे, क्योंकि फिर जो वी एल माइनस वी सी नहीं आएगा बल्कि इन दोनों का अफेक्ट आएगा वी सी माइनस वी एल जो इस डायरेक्शन में आएगा
और रिजल्टेंट फिर क्या करेगा, यानी जो सोर्स वोल्टेज होगी वो करंट से एंगल फाई लैग करेगी। तो वो आगे डिस्कशन में इसको बच्चों हम देखेंगे। सो दिस इज़ द फेज डिफरेंस बिटवीन द सोर्स वोल्टेज एंड करंट इन RLC सीरीज AC सर्किट। जी बच्चों, नेक्स्ट सेगमेंट इज़ पावर लॉस इन RLC सीरीज सर्किट। पावर लॉस इन RLC सीरीज। अब बच्चों पावर लॉस में पहले तो हम देखेंगे कि इंस्टेंटेनियस पावर लॉस क्या है। तो इंस्टेंटेनियस पावर लॉस निकालने के लिए इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट और इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ सोर्स वोल्टेज को हम मल्टीप्लाई करेंगे, इंस्टेंटेनियस पावर लॉस आ जाएगा। और अगर एवरेज पावर लॉस हम लिखें तो हम डायरेक्टली एवरेज पावर लॉस का एक्सप्रेशन जो है वो लिखने वाले हैं कि सर्किट का एवरेज पावर लॉस क्या है। द इंस्टेंटेनियस पावर loss is P equal to instantaneous value of voltage into instantaneous value of current, and that is equal to Vm cos of omega t plus phi into Im cos of omega t। अब बच्चों अगर हम एवरेज पावर लॉस कैलकुलेट करें तो दैट इज़ इक्वल टू VRMS IRMS into cos phi। So this is the average power loss in RLC सीरीज सर्किट, जो कि ऑलरेडी हम इस एक्सप्रेशन को इस फॉर्मेट में कैसे लाते हैं। ऑलरेडी जब AC थ्रू RL एंड AC थ्रू RC सीरीज सर्किट स्टडी किया है तो वहाँ पर हम इसको अंडरस्टैंड कर चुके हैं। तो इसको अभी हम मज़ीद क्या है वो एवेल्यूएट नहीं कर रहे, जस्ट एक्सप्रेशन याद रखना है। व्हाट इज़ फाई? दिस इज़ द फेज डिफरेंस बिटवीन द सोर्स वोल्टेज एंड रिजल्टेंट करंट इन द RLC सीरीज सर्किट। द नेक्स्ट इज रेजोनेंस इन RLC सीरीज सर्किट। अब बच्चों देखते हैं कि ये RLC सीरीज सर्किट में रेजोनेंस के मीनिंग क्या है। तो पहले वंस अगेन आई वांट टू एक्सप्रेस द इम्पीडेंस ऑफ RLC सीरीज सर्किट एंड द सोर्स वोल्टेज ऑफ RLC सीरीज सर्किट। सो VRMS दैट इज इक्वल टू IRMS अंडर रूट R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC स्क्वायर। Impedance Z that is equal to square root R square into XL minus XC whole square, and the phase difference between the source voltage and the resultant current, that is phi, and that is tan inverse XL minus XC divided by R. Remember that XL that is 2 pi FL and XC that is 1 over 2 pi FC. Let's watch here. If the source is of adjustable frequency, as I have already supposed कि हम सोर्स की फ्रीक्वेंसी को चेंज कर सकते हैं। तो इसमें जब हम सोर्स की फ्रीक्वेंसी को चेंज करेंगे तो इंडक्टर और कैपेसिटर का जो रिस्पांस है सर्किट में डेफिनेटली वो चेंज होगा, क्योंकि हमें पता है कि जो इंडक्टर की रिएक्टेंस है फ्रीक्वेंसी के साथ डायरेक्टली रिलेटेड है और कैपेसिटर की रिएक्टेंस फ्रीक्वेंसी के साथ इनवर्सली रिलेटेड है। इट मीन्स हाई फ्रीक्वेंसी पे जो इंडक्टर है इसका रिस्पांस वेरी स्ट्रांग होता है एज़ कंपेयर टू द कैपेसिटर, और लो फ्रीक्वेंसी के ऊपर कैपेसिटर का रिस्पांस बहुत अफेक्टिव होता है एज़ कंपेयर्ड टू द इंडक्टर। तो इस चीज़ को ज़हन में रखते हुए ज़रा देखते हैं कि अगर फ्रीक्वेंसी हाई हो या वेरी लो हो तो सर्किट पे क्या इफ़ेक्ट पड़ता है। पहला केस 1 हाई फ्रीक्वेंसी। इफ़ द सोर्स फ्रीक्वेंसी इज़ वेरी हाई, तो
तो जब सोर्स फ्रीक्वेंसी हाई होगी मीन एक्स एल ग्रेटर होगा एक्स सी से, तो जो सर्किट है वो अफेक्टिवली इंडक्टिव होगा, मीन सर्किट आर एल एक्ट करेगा। तो फिर इन वैल्यूज़ पे क्या अफेक्ट होगा ज़रा उसको देखते हैं कि एट हाई फ्रीक्वेंसी, कि सपोज फ्रीक्वेंसी हाई है, एट हाई फ्रीक्वेंसी एक्स एल मस्ट बी ग्रेटर देन एक्स सी। जब एक्स एल ग्रेटर होगा एक्स सी से, यानी मच हायर फ्रीक्वेंसी अगर है तो एक्स एल मच हायर होगा एक्स सी से, तो अंडर दिस कंडीशन जो सर्किट का जो इम्पीडेंस है जी, दैट वुड बी इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स एल स्क्वायर। इट मीन्स जो इम्पीडेंस ऑफ सर्किट होगी वो रजिस्टर और इंडक्टर का अफेक्ट होगी, तो ये अफेक्टिवली आर एल सर्किट कहलाएगा जब फ्रीक्वेंसी मच हायर होगी। तो फिर और जब फ्रीक्वेंसी हायर होगी तो फेज़ एंगल पॉजिटिव होगा। फेज़ एंगल पॉजिटिव मीन कि जो सोर्स वोल्टेज है करंट से फाई लीड ही करेगी, क्योंकि जब ये ग्रेटर होगा यू गेट पॉजिटिव वैल्यू वेयर फाई पॉजिटिव, इट मीन्स कि जो सोर्स वोल्टेज है करंट से एंगल फाई लीड करेगी, जैसे ऑलरेडी हमने फेज़र डायग्राम में दिखाया है। तो दिस फर्दर इम्प्लाइज दैट एक्स एल माइनस एक्स सी इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो, मीन पॉजिटिव। और जब ये पॉजिटिव होगा तो फाई ग्रेटर देन ज़ीरो, मीन फाई पॉजिटिव होगा, मीन सोर्स वोल्टेज लीड्स द करंट इन द फेस बाय द सोर्स वोल्टेज लीड्स द करंट। सोर्स वोल्टेज एंगल फाई करंट से लीड करेगी, सोर्स वोल्टेज लीड्स बाय द करंट, लीड्स बाय द एट लो फ्रीक्वेंसी। केस नंबर 2 अगर बच्चों हम डिफाइन करें लो फ्रीक्वेंसी, लो फ्रीक्वेंसी मीन कि अब एक्स एल मच स्मॉलर होगा एक्स सी से। दूसरे लफ्ज़ों में हम ये कह रहे हैं कि जो इम्पीडेंस होगी वो आर स्क्वायर प्लस एक्स सी का स्क्वायर होगी। जब ये वैल्यू हायर होगी मच देन दिस वैल्यू, तो दिस मस्ट बी नेग्लिजिबल, यू गेट द वैल्यू ऑफ जी हेयर। दिस अफेक्टिवली आर सी सर्किट बिहेव करेगा, जो हमारा आर एल सी सीरीज सर्किट है। अब एक्स एल माइनस एक्स सी लेस देन ज़ीरो होगा, मीन नेगेटिव, फाई भी नेगेटिव होगा, फाई इज आल्सो नेगेटिव। इसका मतलब है कि वोल्टेज करंट से एंगल फाई लैग करेगी और सर्किट प्योर कैपेसिटिव सर्किट आर सी बिहेव करेगा। एट एन इंटरमीडिएट वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी व्हेन एक्स एल बिकम्स इक्वल टू एक्स सी, दिस circuit becomes a pure resistive circuit. It means कि impedance of the circuit will be impedance of circuit will be minimum, और circuit के अंदर जो condition होगी उसको हम resonance condition का नाम देंगे। तो case 3 when XL equal to XC mean XL minus XC 0, this implies you get the result Z equal to R, mean impedance minimum। सर्किट प्योर रेजिस्टिव सर्किट बिहेव करेगा, फाई 0 आएगा, मीन वोल्टेज और करंट आपस में सेम फेज में होंगे, यानी फाई 0 जब आएगा तो मीन सर्किट इज प्योर रेजिस्टिव। फाई की वैल्यू 0 आ जाएगी। दिस कंडीशन is called रेजोनेंस। तो रेजोनेंस कंडीशन बच्चों वो कंडीशन है जिस कंडीशन पे सर्किट की इम्पीडेंस मिनिमम होती है, सर्किट का करंट मैक्सिमम होता है। दैट कंडीशन इज नेम्ड एज द रेजोनेंस कंडीशन, या दैट पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी एट विच दिस हैपेंड, दैट फ्रीक्वेंसी इज नेम्ड एज द रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, जो कि हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं कि रेजोनेंस
फ्रीक्वेंसी की वैल्यू क्या है। रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी एट रेजोनेंस XL equal to XC. XL mean ओमेगा L, XC mean 1 over ओमेगा C. ओमेगा को बच्चे उधर ले जाएं तो गेट ओमेगा स्क्वायर और इधर आ जाएगा 1 over LC. You can write here ओमेगा equal to 1 over under root LC. ये अंडर रूट जब स्क्वायर रूट लेंगे दोनों तरफ तो ये स्क्वायर ख़त्म हो जाएगा और स्क्वायर रूट इधर आ जाएगा तो ओमेगा 2 पाई f होता है 1 over अंडर रूट LC. यू गेट f equal to 1 over 2 पाई अंडर रूट 1 over 2 पाई 1 over under root LC. This frequency is known as रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी. तो जब अल्टरनेटिंग सोर्स की फ्रीक्वेंसी 1 over 2 पाई अंडर रूट 1 over 2 पाई इंटू 1 over अंडर रूट LC होगी तो उस वक्त सर्किट प्योर रेजिस्टिव एक्ट करेगा, इम्पीडेंस R के इक्वल होगी और मिनिमम होगी, फेज़ डिफरेंस मीन वोल्टेज और करंट तमाम दोनों सेम फेज़ में आ जाएंगे. हम बोलेंगे कि जो सर्किट है वो प्योर रेजिस्टिव बिहेव कर रहा है. दिस फ्रीक्वेंसी इज नोन एज द रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी.